नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, मैं आज जो कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ यह बेहद ही हैरान कर देने वाली है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 10 जून साल 2024 यानी कि कुछ दिन पहले एक नदी बहती है रायपुर में, खारून नदी। खारून नदी के पास एक पुल है। जो पुल है वह भाठा गांव के पास पड़ता है। भाठा गांव पुल के नीचे 10 जून सुबह 7 बजे एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति रामलाल जब मछली पकड़ने के लिए जाता है तो वह देखता है कि वहां पर एक व्यक्ति गिरा हुआ है। अब वह दौड़कर उसके पास जाता है तो देखता है उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। उसके सर पर काफी गंभीर चोट लगी है। अब वह फौरन ही आसपास के लोगों को बताता है। जो भी उसको सुनता उसकी बातों को रामलाल की, वह दौड़ता हुआ चला आता कि आखिर कौन सा व्यक्ति है जो पुल के नीचे गिरकर मरा है, कहीं कोई पहचान वाला तो नहीं है। इसी बीच पुरानी बस्ती एक थाना लगता है, वहां के पुलिस वालों को भी फोन किया जाता है। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है। अब बॉडी को देखने के बाद लग रहा था कि जैसे व्यक्ति गिरकर मरा हो और सर के बगल गिरा हो और सर फट गया हो। लेकिन पुलिस अब लोगों से पूछताछ करने लगती है। आसपास जितने भी लोग इकट्ठा थे बॉडी को देखने के लिए आए थे, लेकिन उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाती है। अब पुलिस अंततः उस व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई है। ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद उसे पुल के नीचे फेंक दिया गया था। अब पुलिस को लगता है कि यह मामला तो हत्या का है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में पता लगाना चाहती थी कि आखिर वह व्यक्ति कौन है जो पुल के नीचे मिला है, उसका नाम क्या है। ना पुलिस को नाम पता था, न वो कहाँ का रहने वाला है यह भी नहीं पता था। अब पुलिस आसपास के थानों में इधर उधर जांच पड़ताल के लिए उसका फोटो भेज देती है कि शायद कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो तो कुछ पता चले, या फिर किसी के घर का जो व्यक्ति गायब होगा तो कोई तो ऐसा होगा जो शिकायत दर्ज कराने जरूर आएगा, या फिर यह भी हो सकता है कि किसी अपने ने ही कत्ल किया हो तो कोई भी गुमशुदगी का रिपोर्ट भी न लिखवाए। लेकिन इसी बीच एक महिला जो कि थाने पहुंचती है और थाने पहुंचने के बाद बताती है उसका पति 2 दिनों से घर नहीं आया है और वह कहीं लापता है। अब जब पुलिस वाले उसकी पत्नी को, जिसका नाम मीना यादव रहता है, मीना यादव को जब उसका फोटो दिखाते हैं तो वह रोने लगती है और सर पकड़ लेती है। वह कहती है, जी हाँ, यही मेरे पति हैं और इनका नाम विधाता यादव है। अब पुलिस विधाता यादव के बॉडी को उसके पत्नी को सौंप देती है, जो कि मोर्चरी हाउस में रखी हुई थी। अब उसको सौंपने के बाद पत्नी ले जाकर अंतिम संस्कार करती है। अब पुलिस वालों से जांच पड़ताल की बात करती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें शक है किसी पर, तो वह बताती है कि नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। अब पुलिस पूछती है कि तुम्हारा पति काम क्या करता था, तो वह बताती है कि मेरा पति ऑटो ड्राइवर था, किराए पर ऑटो लेकर चलाता था। और जब मालिक के बारे में पूछा जाता है कि जो ऑटो मालिक है वह कौन है, तो वह बताती है कि अमजद खान साहब हैं, जो कि बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं। वही ऑटो वगैरह उनके पास कई हैं, तो कई लोग भाड़े पे ऑटो लेकर वहाँ से चलाते हैं, उनके यहाँ नौकरी करते हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। अब कई दिन गुजर जाते हैं। इधर पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। घर वाले विधाता यादव के माता पिता अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद अब कातिल का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कातिल कौन है। हर कोई जानना चाहता था कि विधाता यादव के का कातिल कौन है, उसका कत्ल क्यों हुआ। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पुलिस एक मुखबिर के तहत उसको एक ऐसी सूचना पुलिस को मिलती है जिसे सुनने के बाद पुलिस हैरान रह जाती है। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस तब एक ऐसी हकीकत बयां करती है, एक ऐसा खुलासा करती है जिसको सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल साथियों, जो विधाता यादव रहता है, विधाता यादव रायपुर जिले के ही खमतराई गांव का रहने वाला है। खमतराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत खमतराई एक गांव आता है, उसी गांव का रहने वाला रहता है। कुछ साल पहले उसकी शादी मीना यादव से होती है। मीना यादव बेहद ही खूबसूरत और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन इधर जो पति रहता है वह मात्र 10वीं तक पढ़ा रहता है और वह काम
की तलाश में रहता है। अब जैसे ही शादी के बाद अब प्रेशर बढ़ने लगता है, पैसे रुपए की झंझट आने लगती है, तो अब घर परिवार वाले भी कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है, ऐसा करो विधाता कि अब तुम कुछ काम धाम शुरू करो ताकि तुम अपने पत्नी और भविष्य में जो बच्चे होंगे उनकी भी देख रेख कर सको। अब विधाता को लगता है कि घर वाले सही कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पत्नी काफ़ी शौकीन थी, अब जो शौकीन मिजाज पत्नी थी, अब उसके मिजाज को देखते हुए विधाता यादव को भी लगता है कि कुछ करना पड़ेगा। अब वह जाता है, खमतरई थाने के अंतर्गत ही एक व्यक्ति की गाड़ी लेकर चलाने लगता है। थोड़े बहुत पैसे मिलते थे लेकिन उससे उसका खर्च नहीं चल पाता था, ना परिवार का खर्च चल पाता था, ना उसकी पत्नी का शौक पूरा हो पाता था। अब इसी बीच उसकी पत्नी कहती है कि एक काम करो कि चलो शहर चलते हैं, रायपुर चलते हैं और वहीं किराए का मकान लेकर रहेंगे और वहीं कोई अपना बिजनेस शुरू किया जाएगा। अब लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए थे। विधाता कहता है कि मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है कि मैं कोई बिजनेस शुरू कर सकूं। पत्नी कहती है तुम गाड़ी चलाना जानते हो, कोई ना कोई गाड़ी भाड़े पर ले लेंगे और उसको चलाया जाएगा। अब विधाता कहता है पत्नी तो सही कह रही है, ऐसा तो हो सकता है कि रायपुर बड़ा शहर है और वहाँ पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। अब वो अपनी पत्नी को लेता है और रायपुर निकल जाता है। रायपुर जाने के बाद एक किराए का मकान लेता है, वहीं वो शिफ्ट हो जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक अन्नू प्रजापति से होती है, जो कि ऑटो ड्राइवर रहता है। अन्नू प्रजापति उसके जस्ट घर के बगल का रहने वाला होता है। जब उससे बातचीत होती है तो अन्नू प्रजापति कहता है कि देखो भाई विधाता, मैं तुम्हें एक ऑटो दिलवा सकता हूँ भाड़े पर। जो मेरा मालिक है अमजद खान काफ़ी अच्छा इंसान है और पैसे की कोई बात नहीं है, वह तुम्हें ऑटो दे देगा और तुम चला के जो भी पैसे होंगे उसका पैसा उसे दे देना, बाकी बचा हुआ पैसा तुम अपने पास रख लोगे। अब यह बात सुनकर विधाता यादव बड़ा खुश होता है कि चलो अच्छी बात है। अब अन्नू प्रजापति उसे लेकर विधाता यादव को अमजद खान के घर जाता है। अमजद खान से मुलाकात करवाता है और बताता है कि मालिक यह भी आपके यहाँ काम करना चाहता है, यह भी ऑटो चलाना चाहता है। अब एक ऑटो की चाबी अमजद खान उसे दे देता है। अब इधर जो विधाता यादव रहता है वह डेली अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। कुछ पैसे पत्नी को देता तो कुछ पैसे घर भेजता और कुछ पैसे अपने मालिक अमजद खान को देता। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, करीब 1 साल गुजर जाते हैं और इधर एक दिन के लिए जो विधाता यादव रहता है वह काम पर नहीं जाता है, ना ही वह फ़ोन करता है। अब इधर अमजद खान को लगता है कि आज तो बहुत नुकसान होगा, उसकी ऑटो आज कहीं गई नहीं है, विधाता ने फ़ोन भी नहीं किया। अब वह फ़ोन करता है तो जो विधाता यादव रहता है अमजद खान के फ़ोन को देखकर वह जान जाता है कि मालिक कुछ न कुछ बोलेगा, तो वह फ़ोन अपनी पत्नी को पकड़ा देता है। पत्नी फ़ोन रिसीव करती है और जैसे ही वह सामने से अमजद खान हेलो कहता है, एक प्यारी सी सुरीली आवाज़ में उसकी पत्नी विधाता यादव की पत्नी मीना यादव प्यारी सी आवाज़ में बोलती है, मालिक वो घर पर नहीं है, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। अब जैसे ही वो प्यारी सी आवाज़ सुनते हैं अमजद खान तो उस पर दिल दे बैठते हैं, उसकी आवाज़ का वह कायल हो जाते हैं। अब वह कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, कल कह देना कि वो मेरे घर आएगा। अब कल फिर अगले दिन विधाता यादव जाता है, ऑटो लेता है, चलाने लगता है। अब ऐसे ही करके कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन फिर विधाता यादव ऑटो चलाने के लिए नहीं जाता है तो फिर से अब उसकी जो पत्नी की आवाज़ थी उसके कानों में गूंज रही थी। अब अमजद खान को अच्छा मौका मिला था, वह अपनी बाइक उठाता है और बाइक लेकर उसके कमरे पर जाता है। कमरे पर जाता है तो वहाँ उसका जो नौकर रहता है वह मिलता नहीं है, विधाता यादव कहीं गया था और उधर उसकी पत्नी घर पर अकेली रहती है। अब उधर जाता है, बताता है कि मैं उसका मालिक हूँ, बेहद ही हैंडसम, देखने से सुडौल शरीर, बेहद ही हैंडसम व्यक्ति अमजद खान। जब उस औरत के सामने जाता है तो वह औरत को भी देखता है तो उसकी बीवी को देखकर मीना यादव को वह भी अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि बेहद ही खूबसूरत उसकी बीवी थी। उसको देखने के बाद अब वह उसको दिल दे बैठता है, बातचीत करता है और हाल चाल पूछने के बाद कोई कमी हो, कोई भी चीज़ हो तो मुझे बताना, ऐसा कहकर वहाँ से फिर वह अपना नंबर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे जब भी इधर उधर कहीं भी विधाता यादव कोई भी छोटी मोटी गलतियाँ करता
या ऑटो लेट से लेके जाता या रात को जाता या फिर नहीं जाता, तो वह उसकी बीवी पर फ़ोन करता, बीवी के फ़ोन पर फ़ोन कर बातचीत करता। अब धीरे धीरे बातचीत करते करते अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मालिक और नौकर की बीवी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर विधाता यादव अपनी ऑटो को लेकर सुबह निकलता तो शाम को घर आता, और उसके जाने के बाद अमजद खान उसके कमरे पर जाता और उसकी बीवी से बैठकर बातचीत करता। बातचीत करने के बाद अब दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। अब फिजिकल रिलेशन का दौर शुरू हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे को इस कदर टूट के चाहने लगते हैं। जो मीना यादव रहती है वो इस कदर चाहने लगती है अमजद खान को कि अब दोनों एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते थे। अब कांटे का रास्ता था तो उसका पति, अब उस जो अमजद खान रहता है, एक दिन फ़ोन करता है, उसका फ़ोन बंद आता है। जब वो उसके घर जाता है तो देखता है कि उसका फ़ोन ख़राब हो चुका है। अब उसे एक नया फ़ोन खरीद कर देता है और अपने नाम से सिम खरीद कर देता है। अब जिससे पता चलता है कि अब उससे छुप छुप कर वह बातें करती थी। इधर पति को उसके फ़ोन के बारे में पता नहीं था। एक रात अमजद खान अपनी प्रेमिका मीना यादव से बात कर रहा था, तभी उसका पति आ जाता है और वह जब कमरे में जाता है तो देखता है कि सामने फ़ोन रखा हुआ है। अब जैसे वह फ़ोन देखता है वह सन रह जाता है। वह पूछता है कि आखिर यह फ़ोन किसका है, तो मीना बताती है कि आपके मालिक आए थे और वो फ़ोन आपको दे कर गए हैं कि यह फ़ोन उसको दे देना, यह पर्सनल फ़ोन उसके लिए मैं दे रहा हूँ। अब यह बात सुनते हुए बड़ा खुश होता है, लेकिन जब अगले दिन काम करके आता है और कमरे में सोया रहता है तो देखता है कि जो फ़ोन है वह उसके पास आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही उसकी पत्नी कहीं दिखाई दे रही है। अब वो जब बाहर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी बड़ी प्यारी अंदाज में अमजद खान से बातें कर रही थी। अब जब वह पत्नी से फ़ोन छीनता है तभी पत्नी उसकी देखकर सन रह जाती है, डर जाती है बिल्कुल। अब वह फ़ोन लेने के बाद देखता है तो उस पर नंबर उसके मालिक का था। अब वो सारी बात समझ चुका था कि घंटों से मालिक से क्या बात हो रही थी और फ़ोन मालिक ने क्यों दिया है। अब वह फ़ौरन ही अपनी पत्नी से मारपीट करता है, झगड़ा करता है और उधर जाकर उसी रात मालिक को भद्दी भद्दी गालियाँ सुनाता है और उसका चाबी और ऑटो वहीं पर छोड़कर उसका फ़ोन वहीं पर देकर चला जाता है। घर आने के बाद अपनी बीवी को समझाता है और फिर किसी और की ऑटो चलाने लगता है। लेकिन इधर अन्नू प्रजापति जब विधाता यादव से ऑटो छोड़ने की बात पूछता है तो वह बताता है कि बस यूं ही मालिक मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसका साथ छोड़ दिया, अब मैं किसी और की ऑटो चला रहा हूँ। लेकिन इधर दोनों छुप छुप कर मिलते रहे और इधर पति को ऐसा लग रहा था विधाता यादव को कि उसने फ़ोन देकर और ऑटो वगैरह देकर बहुत बड़ा काम कर दिया है, अब शायद उसकी बीवी सुधर जाएगी। लेकिन जो उसकी हसीन बीवी थी उसको अय्यासी का नशा चढ़ चुका था। अब वो अपने मालिक के बगैर नहीं रह पाती थी। अब दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि एक काम करो, किसको मिटाना होगा, अगर नहीं मिटाएंगे तो फिर हम दोनों नहीं मिल पाएंगे। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। अब इसके लिए एक पत्नी को अपने सिंदूर मिटाना था, अपने सुहाग को मिटाना था और अपने पति का कत्ल करना था। अब वह अमजद खान से कत्ल करने के लिए कहती है कि उसके पति को मार डालो। अब अमजद खान इसके लिए अन्नू प्रजापति को सेट करता है, उसको मिलाता है और अन्नू प्रजापति के कहने पर विधाता यादव 9 जून की रात को एक जगह, सुनसान जगह लेकर जाता है और वहाँ ले जाने के बाद उसे खुड़मुड़ा घाट एक जगह पड़ती है, वहाँ पर लेकर जाता है और वहाँ पर उसे दारू पिलाता है। अब उसके दारू पिलाने के बाद विधाता यादव जब नशे में होता है तो उसे ऑटो में रखकर फिर अमजद खान भी वहाँ आ जाता है और अमजद खान को देखकर विधाता यादव उसे गालियाँ देना शुरू करता है। तो अमजद खान उससे माफ़ी मांगता है, उसे समझाता है। अब उसके बाद समझाने के बाद अब उसे लगता है कि विधाता यादव को मालिक बहुत अच्छा आदमी है, चलो सुधर गया, माफ़ी मांग रहा है, अब वह माफ़ कर देता है। इसके बाद तीनों अन्नू प्रजापति के ऑटो में बैठते हैं और कुछ ही दूर जाने के बाद जो जगह पड़ती है बालाघाट पुलिया के पास दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। तभी पीछे से जो मालिक रहता है अमजद खान एक रॉड निकालता है और रॉड से उसके सर पर प्रहार कर देता है और जैसे ही सर पर प्रहार करता है उसकी सर फटकर वहाँ खून हो जाता है, चारों तरफ खून फैलने लगता है। अब देखते ही देखते वह
बेहोश होने लगता है। इसके बाद अनु प्रजापति और उसका मालिक मिलकर उसे मार डालते हैं। मारने के बाद पुल के नीचे फेंक देते हैं। अब वहाँ फेंकने के बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब वहाँ से जब अमजद खान निकल जाता है तो उसकी पत्नी को फ़ोन कर बताता है कि देखो मैंने तुम्हारे पति का काम तमाम कर दिया है, अब तुम फ्री हो और बहुत जल्द हम लोग शादी करने वाले हैं। लेकिन पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा था। मीना यादव कहती है कि नहीं, मुझे अपनी पति की लाश को देखना है, मेरा पति मरा है या नहीं। अब इस पर वह स्कूटी लेता है और स्कूटी से मीना यादव के घर जाता है, उसको बैठाता है और ले जाकर पुल के नीचे पड़ी हुई बॉडी को दिखाता है। और अपनी बॉडी को देखकर वो अपनी पति के लाश को देखकर मीना यादव खुश होती है और अपने प्रेम के बाहों में जो है समा जाती है और वहाँ से अपने प्रेमी के साथ अपने ही पति की लाश को देखने के बाद खुश होकर हंसते हुए अपने प्रेमी अमजद खान के साथ वो निकलती है और घर चली जाती है। अब पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है, CDR निकालती है तो पता चलता है कि मालिक अक्सर कर मीना यादव से बातें करता था। अब मीना यादव से पूछताछ होती है, पुलिस शक की बुनियाद पर पत्नी से पूछताछ करती है तो पत्नी टूट जाती है और टूट जाती है तो वह सारी हकीकत बयां करती है कि हम दोनों, जो मालिक अमजद खान है और मीना यादव, एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि वह दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इसके लिए उसके संबंधों में, नाजायज संबंधों में उसका पति कांटा बन रहा था और मीना यादव को पैसों का शौक था, सजने संवरने का शौक था, जो शौक वह पूरा नहीं कर पा रहा था और वह शायद अमजद खान उसका मालिक पूरा करता था। इसलिए उसने अमजद खान अपने मालिक के साथ मिलकर एक नाजायज संबंध के लिए, अवैध संबंध के लिए अपने ही पति का खून कर दिया। तो साथियों, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और अनु प्रजापति को भी गिरफ्तार किया। तीनों को गिरफ्तार कर हत्या के जुर्म में जेल भेज देती है। और इधर जो भी इस कहानी को न्यूज़ मीडिया के माध्यम से सुनता, हैरान रहता, परेशान रहता कि आखिर भला एक पत्नी अपने पति का कत्ल कैसे कर सकती है। कत्ल करवाने के बाद भी वो अपने पति को मरा है या जिंदा है विश्वास करने के लिए अपने पति की लाश को देखने के लिए जाती है अपने प्रेमी के साथ। भला आजकल कैसी कैसी पत्नियां इस समाज में पड़ी हुई हैं जो अपने ही पति का कत्ल करवा देती हैं। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है और अपना नाम लेने की अपील की है, जिनका नाम है आफ्ताब आलम भाई हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, सुनील चौधरी जी हैं, शुभम खरवार जी हैं, राहुल सिंह जी हैं, गुड्डू यादव जी हैं, स्नेहा सिंह जी हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी जो इतना प्यार सपोर्ट देते हैं, यूँ ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।